ये है बिपिन, जो एक स्कूल के बाहर केक बेचता था। जैसे ही स्कूल की बेल बजती, बिपिन शुरू हो जाता। केक लो केक, क्रीम केक, चॉकलेट केक, ऑरेंज केक, स्ट्रॉबेरी वैनिला टेस्टी टेस्टी केक। और सारे बच्चे केक खरीदने के लिए बिपिन की ओर दौड़ पड़ते थे। मुझे चॉकलेट केक, मुझे स्ट्रॉबेरी कपकेक, मुझे वैनिला केक। हाँ हाँ, सबको दे रहा हूँ। बिपिन एक एक करके सारे बच्चों को केक दिया करता था और बस कुछ ही देर में उसकी पूरी पेटी खत्म हो जाती। हर रोज वो खुशी खुशी घर पहुंचता। अपर्णा, अरे ओ अपर्णा, आई जी। लगता है कल से ज्यादा केक बनाने पड़ेंगे। वो क्यों जी? ये देखो, पूरी पेटी खाली है और कुछ बच्चों को तो वापस भेजना पड़ा। और वैसे भी मैंने एक और चीज सोची है। क्या? वो बाजार में एक नई कोचिंग क्लासेस खुली है ना, वहां भी बहुत सारे बच्चे आते हैं। सोच रहा हूँ कि सुबह स्कूल और शाम में वहां बैठूं, दुगनी कमाई होगी। ये तो बहुत अच्छा है जी। मैं आज से ज्यादा मिश्रण बनाती हूँ। ठीक है। अपर्णा रसोई में गई और एक बड़े से तपीले में आटे का मिश्रण बनाने लगी। तैयार मिश्रण अपर्णा ने कप्स में डाल दिया और कप्स को बेकिंग के लिए ओवन में रख दिया। कुछ देर बाद बिपिन ने ओवन से तैयार कपकेक्स निकाले और उन्हें सजाने लगा। ऐसा करके दोनों पति पत्नी ने ढेर सारे केक बना लिए। अगले दिन जब स्कूल की घंटी बजी, बिपिन वापस चिल्लाने लगा, केक लो केक, क्रीम केक, चॉकलेट केक, ऑरेंज केक, स्ट्रॉबेरी वैनिला टेस्टी टेस्टी केक। सारे बच्चे बिपिन की ओर दौड़े और बिपिन ने सभी को केक्स दिए। आज बिपिन के पास केक्स बहुत ज्यादा थे, इसीलिए कुछ केक्स बच गए। बचे हुए केक्स लेकर बिपिन घर आया। देखो, आज केक्स बचे हुए हैं, शाम में इन्हें बेचता हूँ। शाम में बिपिन बाजार में बैठ गया और केक लो केक, क्रीम केक, चॉकलेट केक, ऑरेंज केक, स्ट्रॉबेरी वैनिला टेस्टी टेस्टी केक। यहाँ भी बच्चे बिपिन के पास खींचे चले आए। आज बिपिन बहुत थका हुआ था, लेकिन वो बहुत खुश था। देखो अपर्णा, आज तो दुगनी आमदनी हुई है। बहुत अच्छे, अब रोज ऐसे ही करेंगे। अब रोज बिपिन 2 बार केक बेचने जाया करता था। इससे वो बहुत थक जाया करता था। अजी, एक आध दिन छुट्टी भी लिया कीजिए, वरना आप बीमार पड़ जाएंगे। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम बस मेरे पैर दबा दो। अपर्णा बिपिन के पैर दबाने लगी। अब बिपिन इतना थक जाया करता था कि वो अपर्णा की केक बनाने में मदद भी नहीं करता था। तो एक दिन अपर्णा ने बिपिन से बात करने की ठान ली। अगर हम दोनों ऐसे ही काम करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि हम पहले जैसे रहे। नहीं नहीं अपर्णा, अब इतने सालों बाद हमारी आर्थिक परिस्थिति सुधरने लगी है। अब अगर छोड़ दिया तो क्या फायदा होगा? लेकिन ऐसे तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। बिपिन और अपर्णा सोचने लगे। मेरे पास एक सुझाव है। बोलो। क्यों ना हम बाजार से कपकेक खरीदे और उनको सजा के बेचें? इससे हमारी मेहनत कम हो जाएगी और स्वास्थ्य भी बचा रहेगा। ठीक है, ये भी करके देखते हैं। अगले दिन बिपिन बाजार में एक केक की दुकान में गया और उसने बहुत सारे कपकेक्स खरीद लिए। याद रहे, ये 3 दिन तक ही रह सकते हैं। ठीक है। और फिर अपर्णा और बिपिन ने कपकेक्स को क्रीम से सजाया। बिपिन रोज की तरह स्कूल गया और वहां केक्स बेचे। फिर बाजार गया, वहां भी कपकेक्स बेचे। ये सिलसिला 3 दिनों तक चलता रहा। 3 दिन बाद भी कुछ कपकेक्स बच गए थे। अब इनका क्या करें? कुछ नहीं, कल बेच दूंगा। इन्हें 3 दिन हो चुके हैं। कुछ नहीं होता। अगले दिन बिपिन ने वही कपकेक्स बेचे और घर लौट आया। शाम को जब बिपिन और अपर्णा साथ में बैठे थे, तब उनकी पड़ोसन विमला वहां आई। अरे अपर्णा, तुमने सुना क्या? क्या? शहर में बहुत से बच्चे फूड पॉइजनिंग की वजह से अस्पताल में भर्ती है। और तो और ये सभी बच्चे एक ही स्कूल और कोचिंग क्लास में जाते हैं। आज टीवी पे दिखा रहे हैं। ये बात सुनकर बिपिन और अपर्णा के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उन्हें हवालात जाना पड़ा। दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की उन्हें सजा भुगतनी पड़ी। रात का वक्त था। मैं अपनी बाइक से बस घर ही लौट रहा था। कुछ दिन पहले ही मुझे ये जॉब मिला था। कभी डे शिफ्ट तो कभी नाइट शिफ्ट करके मैं बहुत थक जाता था।
अभी भी जब मैं ऑफिस से निकला तो रात का 1 बज चुका था। अपनी शिफ्ट खत्म करके बहुत से लोग मेन रोड की तरफ जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे थे। मैं भी उनके साथ मेन रोड की तरफ निकला। कुछ देर मेन रोड पर चलने के बाद हम सबके रास्ते अलग अलग हो जाते थे। हर कोई अपने अपने ठिकाने की तरफ निकल पड़ता था। मैं भी अपनी बाइक लेके निकल पड़ा। रात काफी हो चुकी थी। दिन भर जो भगदड़ इस रास्ते पे मची रहती थी उसका अब नामो निशान भी नहीं था। एक आध बार ही कोई मुझे सामने से आता हुआ नजर आता या फिर कोई मुझे ओवरटेक करके आगे चला जाता। मैं भी अब हाईवे से निकल के एक दूसरे रास्ते से घर की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ पे तो मेरे अलावा कोई भी नजर नहीं आ रहा था। गाड़ी की हेडलाइट में दिखाई देने वाला वो लंबा सुनसान रास्ता किसी अजगर की तरह सुस्त दिखाई दे रहा था। रात का वो सन्नाटा बहुत ही डरावना था, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। नौकरी संभालनी थी, नाइट शिफ्ट में काम करना जरूरी था। मैं अपने ही विचारों में खोया हुआ था। रास्ते पे कोई नहीं था, सो मैं अपनी बाइक रास्ते के बीचों बीच चला रहा था। आखिर यहाँ पर मुझे पूछने वाला था भी कौन। तभी मुझे पीछे से हॉर्न की आवाज आई और मैं अपनी बाइक को रास्ते के किनारे से चलाने लगा। कुछ ही पल में वो बाइक मुझे ओवरटेक करके आगे चली गई। मैंने देखा कि उस बाइक पे कोई कपल बैठा था, शायद पति पत्नी हो। उस आदमी ने काले रंग का जैकेट पहना हुआ था और उसके पीछे बैठी महिला ने लाल साड़ी। अचानक एक बात पर मेरा ध्यान गया। उस महिला की साड़ी का पल्लू पिछले व्हील के बिल्कुल नजदीक ही फड़फड़ा रहा था। हवा के झोंके से वो पल्लू कभी भी व्हील में फंस सकता था, जिससे उस महिला की जान भी जा सकती थी। मैंने अपने बाइक का स्पीड बढ़ाया और उनको ओवरटेक करते हुए मैंने उनसे कहा, बहन जी अपना पल्लू संभालिए वरना पिछले व्हील में फंस जाएगा। उस महिला ने मुस्कुराते हुए अपना पल्लू संभाल लिया, लेकिन उसका पति मेरी ओर बड़ी अजीब नजर से देखने लगा। मैं आगे निकल गया। मन में हल्की सी खुशी महसूस हो रही थी। छोटी सी क्यों ना हो, मैंने आज किसी की मदद की। मैं इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी वही बाइक मुझे ओवरटेक करके आगे जाने लगी। अरे वो औरत कहाँ गई? अरे भाई साहब, आपके पीछे जो महिला बैठी थी वो कहाँ है, जिनको मैंने पल्लू संभालने के लिए कहा था? ये सुनते ही उस आदमी ने तुरंत ब्रेक लगाकर बाइक रोक दी। मैंने फिर से पूछा, क्या हुआ भाई साहब, आपकी पत्नी कहाँ है जो आपके पीछे बैठी थी? ये बात सुनते ही वो आदमी पसीने से लथपथ कांपने लगा। क्या? मैं तो अपने बाइक पर अकेला था। हम दोनों के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। रास्ते के बीचों बीच हमें एक धुंधली सी परछाई दिखाई देने लगी। हमने अपनी अपनी बाइक निकाली और वहां से तेजी से निकल पड़े। मैं घर तो पहुंच गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। अपने बिस्तर पर पड़े पड़े मैं खिड़की की ओर देख रहा था। मेरे जीवन में पहली बार मैंने ऐसी अनहोनी घटना देखी थी जिसका मैं हमेशा मजाक उड़ाया करता था। मैंने जो भी देखा वो मेरा वहम तो बिल्कुल भी नहीं था। बाइक के पीछे बैठी वो औरत जिसने वो लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, हवा के झोंके से उड़ता हुआ उसका वो पल्लू बिल्कुल इस खिड़की के पर्दे की तरह ही फड़फड़ा रहा था। बिस्तर पर पड़े पड़े ही बहुत देर तक मैं उस पर्दे को ही देख रहा था। मेरे कमरे में छाई वो खामोशी मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं उस पर्दे को ही निहारता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उस पर्दे पर किसी औरत की छवि धीरे धीरे आकार ले रही हो। मैंने आज तक इतना डर कभी भी महसूस नहीं किया था। जैसे जैसे मैं उस पर्दे को निहारता जा रहा था, मेरा डर बढ़ता ही जा रहा था। हवा के झोंके से खिड़की के दरवाजे बंद चालू हो रहे थे। उनकी कराहती हुई आवाज मेरे डर को और भी बढ़ा रही थी। मैं अपने बिस्तर से उठा और मैंने खिड़की बंद कर ली। अब सब कुछ कैसे एकदम शांत लग रहा था। मैं बिस्तर की तरफ मुड़ा और तभी लाल साड़ी पहनी हुई एक औरत मुझ पर झपट पड़ी। डर के मारे चिल्लाता हुआ मैं अपनी नींद से जाग उठा। सपना, मैं सपना देख रहा था। शायद उस हादसे ने मेरे दिमाग पर गहरा असर छोड़ दिया था। 2 दिन में काम पर नहीं गया। जैसे उस रास्ते की दहशत मेरे जहन में बैठ गई थी। आखिर कब तक मैं ऐसे ही घर में बैठा रह सकता था। मजबूरन 3 दिन बाद मैं अपने काम पर हाजिर हुआ, लेकिन मेरा मन काम में नहीं लग रहा था। मेरी नजर बार बार घड़ी की तरफ जा रही थी
आखिर रात के 12:30 बजे मेरी शिफ्ट खत्म हो गई। सब लोग अपने अपने घर निकल पड़े। मैंने भी अपने बाइक को स्टार्ट किया और मैं निकल पड़ा। हाईवे खत्म हुआ और मैं अब उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगा। उस दिन की डरावनी यादें फिर से ताज़ा होने लगी। मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी। डर का साया मेरे पूरे दिमाग पर छा गया। तभी मुझे मेरे पीछे से गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वो बाइक मेरे नजदीक आई। मेरे हाथ कांपने लगे, माथे पे पसीना जमा होने लगा। अब वो बाइक मुझे ओवरटेक करने लगी। मैंने अपने आंखों के कोने से उस बाइक की तरफ देखने की कोशिश की। वो बाइक वाला अकेला ही था। मेरी तो जैसे जान में जान आ गई। दिल पे आया बोझ अब थोड़ा हल्का हो गया था। मैंने उस आदमी की तरफ देखा और एक हल्की सी स्माइल दी। उसने भी मेरी तरफ देखा। भाभी जी को अपना पल्लू संभालने के लिए कहिए, वरना पिछले पहिए में फंस जाएगा। बड़े शौक से दादाजी वो तस्वीर खरीद के लाए थे। दादाजी की उम्र अब लगभग 70 साल की हो गई थी। जब से उनकी पत्नी शारदा ये दुनिया छोड़ के चली गई थी, वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगे थे। दादाजी वो तस्वीर किसी आर्ट गैलरी से खरीद के लाए थे। उनका कहना था कि वो तस्वीर उन्हें शारदा की याद दिला रही थी। उन्होंने उस तस्वीर को अपने बेडरूम में लगाया। अपने पलंग पे सोते सोते घंटों वो उस तस्वीर को ही देखा करते थे। दादाजी का बेटा दिनेश और उनकी बहू राधिका दोनों ही उनकी इस आदत से कुछ परेशान से हो गए थे। कभी कभी तो उनके रूम में से अकेले ही कुछ बड़बड़ाने की आवाजें आती रहती थी। राधिका ने दिनेश से कहा कि दादाजी अब उस तस्वीर से बातें भी करने लगे थे। दिनेश इस बात से बड़ा ही चिंतित हो गया था। उसने वो तस्वीर दादाजी के बेडरूम से निकालनी चाहिए, लेकिन उसकी इस हरकत से दादाजी नाराज हो गए और उन्होंने खाना पीना ही छोड़ दिया। मजबूरन दिनेश को वो तस्वीर फिर से दादाजी के कमरे में लगवानी पड़ी, लेकिन अब दादाजी ने बहू और बेटा दोनों से ही बात करना भी छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, वो खाना भी अपने कमरे में ही खाने लगे थे। दिन ब दिन उनकी तबीयत खराब ही होती जा रही थी। एक दिन राधिका उनके कमरे में उन्हें खाना देने आई तो उसने देखा कि दादाजी बस एकटक उस तस्वीर को ही घूर रहे थे। शारदा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? कल मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? दादाजी की ये बात सुन के राधिका बहुत घबरा सी गई। उसने उस तस्वीर की तरफ देखा। 2 पल के लिए उसे भी लगा कि जैसे उस तस्वीर की आंखें उससे ही घूर रही है। उस कमरे में रोशनी बहुत ही कम थी और एक अजीब सी बदबू पूरे कमरे में फैल चुकी थी। राधिका ने खाना रखा और वो उस कमरे में से बाहर निकल आई। शारदा, क्यों तड़पा रही हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो। चांद की हल्की सी रोशनी उस खिड़की में से आके उस तस्वीर पर गिर रही थी। शारदा, तुम आ गई? एक सुंदर सी लड़की दादाजी के सिरहाने आके बैठ गई। हाँ, मैं आ गई, वो लड़की बोली। अब मुझे कभी छोड़ के मत जाना। दादाजी इतना बोल ही रहे थे कि चांद की रोशनी उस लड़की के चेहरे पे आ पड़ी। कौन हो तुम? तुम शारदा नहीं हो। डरिए मत, अगले पूर्णिमा के दिन हम एक हो जाएंगे। उस लड़की ने धीरे से उनका माथा चूमा और मुस्कुराती हुई फिर से उस तस्वीर में गायब हो गई। दूसरे दिन जब राधिका दादाजी के कमरे में आई तो वो दादाजी का चेहरा देख जोरों से चिल्लाई। उसने देखा कि दादाजी का चेहरा पूरा सूख चुका था, मानो जैसे किसी ने उनका खून ही चूस लिया हो, और वो एकटक उस तस्वीर को ही घूरते जा रहे थे। लेकिन अब उनकी आंखों में वो प्यार, वो जज्बात नहीं था जो पहले दिखाई देता था। अब उस प्यार और जज्बात की जगह किसी खौफ ने ले ली थी। वो कुछ पुटपुटा रहे थे। दिनेश उनकी बात समझने की कोशिश कर रहा था। पूर्णिमा, पूर्णिमा, अगली पूर्णिमा। हताश होके दादाजी का हाथ बिस्तर पर गिर पड़ा। दादाजी उस तस्वीर को वहां से हटाना चाहते थे, लेकिन किसी को भी उनकी बात समझ नहीं आ रही थी। आखिरकार पूर्णिमा का वो दिन आ ही गया। दादाजी सहम कर उस तस्वीर की तरफ देख रहे थे। जैसे ही चांद की रोशनी उस तस्वीर पे पड़ी, वो लड़की उस तस्वीर में से बाहर आने लगी। दादाजी दिनेश और राधिका को पुकारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह में से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। वो
वो लड़की धीमे से उनके पास आई। मैं आपको लेने आई हूँ। अब हमें कभी भी अलग नहीं रहना पड़ेगा। नहीं, तुम शारदा नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता। दादाजी पुटपुटाने लगे। तुमने ठीक पहचाना, मैं शारदा नहीं कमला हूँ। वो लड़की बोल रही थी। एक चित्रकार मेरी तस्वीर बनाना चाहता था। मेरी तस्वीर बनाते बनाते वो मुझसे प्यार करने लगा और उसने मुझसे शादी करने की इच्छा दर्शाई। लेकिन जब मैंने इनकार किया तो उसने गुस्से में आकर मेरी कर दी और फिर मेरे ही रक्त से उसने इस तस्वीर के रंग भरे और बाद में खुद भी कर ली। तभी से मैं इस तस्वीर में रह रही हूँ। जिस दिन मेरी हुई वो दिन भी पूर्णिमा का ही दिन था। हर पूर्णिमा के दिन मुझे रक्त की प्यास लगती है। अब आओ, मेरी प्यास बुझाओ। इतना कहकर उस डायन ने अपना मुंह खोला। दादाजी के मुंह से एक हल्की सी चित्कार निकली और फिर सब कुछ शांत हो गया। दिनेश और राधिका को कभी भी इस बात का पता नहीं चल पाया कि आखिरकार दादाजी की मौत की असली वजह क्या थी। उन्होंने उस कमरे का सारा सामान कबाड़ खाने में बेच दिया, जिसमें वो तस्वीर भी थी। पता नहीं अब वो तस्वीर कहाँ पे है और किस घर की दीवार पर टंगी हुई है। कहीं वो तस्वीर आपके घर में तो नहीं है ना? जब मैं 15 साल का था तब मैं छुट्टियों में गांव में अपने मामा के पास रहने गया था। मेरे मामा बहुत अमीर थे और उनकी गांव में एक बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली में बहुत सारे कमरे थे। हवेली काफी पुरानी थी। हम सभी बच्चे वहां पे लुक्का छुपी खेला करते थे। उस मकान में ऐसी बहुत सी जगह और कमरे थे जो छिपने के लिए बहुत ही अच्छी जगह थी। वैसे तो ये मकान मुझे अच्छा लगता था, लेकिन रात को मुझे उस मकान में अच्छे से नींद नहीं आती थी। रात भर मैं करवटें बदलता रहता था। मुझे रात को उस मकान में से बड़ी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी, जो रात के सन्नाटे में बहुत ही डरावनी लगती थी। मैं हमेशा सोचता रहता कि आखिर ये आवाजें आती कहां से है। मैंने अपने मामा को इस बारे में पूछना चाहा। मुझे रात को उस मकान में से बड़ी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी, जो रात के सन्नाटे में बहुत ही डरावनी लगती थी। मैं हमेशा सोचता रहता कि आखिर ये आवाजें आती कहां से है। मैंने अपने मामा को इस बारे में पूछना चाहा, लेकिन मामा ने मेरी बात को हंसी में टाल दिया। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि कुछ तो बात है जो वो मुझसे छिपा रहा है। और फिर मैंने उस बात की छानबीन करने की ठान ली। मकान की तीसरी मंजिल पर एक कमरा था जो हमेशा ही बंद रहता था। उस कमरे में मैंने किसी को भी आते जाते हुए नहीं देखा था, सिवाय मेरे मामा के। मुझे पूरा यकीन था कि हो ना हो रात को वो आवाजें उसी कमरे में से आती है। मेरा कौतूहल अब अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका था। एक रात जब मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, एक बड़ी ही दर्दनाक चीख मेरे कानों पर आ पड़ी। मकान में जैसे एकदम भगदड़ सी मच गई थी। मैं अपने कमरे में से बाहर आया। लाइट चली गई थी। कमरे के बाहर बहुत ही घना अंधेरा था। तभी मैंने मामा को हाथ में लालटेन लिए तीसरी मंजिल के उसी कमरे की तरफ बढ़ते हुए देखा। मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। धीमी चाल में मैं भी मामा के पीछे पीछे चलने लगा। कमरे के पास पहुंचते ही मामा ने अपने जेब में से चाबियों का गुच्छा निकाला और उस कमरे का ताला खोलने लगा। कमरे के अंदर से आवाजें अब बढ़ती ही जा रही थी। दरवाजे का ताला खोल के मामा कमरे के अंदर चला गया। मामा हमेशा अपने पीछे दरवाजा बंद किया करता था, लेकिन न जाने कैसे आज वो ये बात भूल गया। दबते पांव मैं उस दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मैं उसमें से अंदर झांक कर देखने लगा। लालटेन की रोशनी में मैंने अंदर जो भी नजारा देखा वो बहुत ही डरावना था। उस कमरे में किसी बूढ़ी औरत को जंजीरों में जकड़ कर रखा हुआ था। ये चीखे और भयानक आवाजें उसी औरत की थी। उस औरत के सारे बाल सफेद हो चुके थे और पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। लेकिन उस औरत की सबसे डरावनी बात अगर कुछ हो तो वो थी उसकी आंखें। बाप रे,
ऐसी भयानक आंखें मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। उनकी आंखें बड़ी और पूरी तरह से लाल थी और वो अपने आप में गोल गोल घूम रही थी। कभी वो गोल गोल घूमती तो कभी वो एक ही जगह पे सहम कर देखने लगती और फिर अचानक वो औरत जोरों से चिल्लाती, अपने हाथ पैर मारने लगती। फिर अचानक वो शांत हो जाती और फिर उनकी होठों पे एक अजीब सी मुस्कान आ जाती। ये मुस्कुराहट खुशी की नहीं थी, उस मुस्कुराहट में छलावा भरा हुआ था। अंदर का ये नजारा देखकर तो मेरे हाथ पांव ही ठंडे पड़ने लगे। और फिर अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसकी मैंने उम्मीद ही नहीं की थी। उनकी वो डरावनी लाल आंखें सीधे मुझ पर ही आ पड़ी और वो मुझे ही घूरने लगी। फिर वो अजीब सी मुस्कुराहट उनके होठों पे आई। आओ, अंदर आओ, घबराओ मत। मैं इतने दिनों से तुम्हारी ही तो राह देख रही थी। अंदर आ जाओ, डरो मत। वो मुझसे ही बात कर रही थी। मामा ने झटके से दरवाजे को खोला और मैं पकड़ा गया। मामा को इतना गुस्से में मैंने पहले कभी ना देखा था। वो मुझ पे बहुत ही नाराज हुआ। जिस बात को वो राज रखना चाहता था आखिरकार मैंने वो देख ही ली थी। लेकिन सच मानिए तो अब मैं अपने आप को ही कोस रहा था। मुझे वहां पे नहीं आना चाहिए था। मेरा गला डर के मारे सूख चुका था और पाँव लटपटा रहे थे। मामा ने लालटेन मेरे हाथों में दे दी। फिर मैंने देखा कि मामा उस बूढ़ी औरत के नजदीक गया और उसने उसे एक बड़ा सा इंजेक्शन लगाया। वो बूढ़ी औरत अभी भी मुझे ही देख रही थी। मैं लटपटाते हुए उस कमरे से बाहर आया। मामा ने मुझे बताया कि उन्हें एक अजीब सी बीमारी थी। वो अपने इर्द गिर्द बहुत सी परछाइयां देखा करती थी। उनका कहना था कि वो परछाइयां उन्हें डराती है, धमकाती है, उन्हें मारना चाहती है। डॉक्टर का मानना था कि उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया है। अस्पताल में उन पर बहुत इलाज किया गया लेकिन उसका कोई फायदा ना हुआ। फिर मामा उन्हें घर ले आया। कभी कभी वो बहुत ज्यादा हिस्टेरिक हुआ करती थी, इसीलिए उन्हें जंजीरों में जकड़ कर रखा था। मामा ने पूरी कहानी मुझे बताई लेकिन फिर भी मेरा डर कम ना हुआ। मैं अपने घर वापस जाना चाहता था। मामा ने मुझे यकीन दिलाया कि वो सुबह ही मुझे शहर छोड़ाएगा। मैं उस घर में वापस कभी भी नहीं आना चाहता था। मैं अपने घर पहुंचा। उसके कुछ दिनों बाद ही उस बूढ़े औरत की मरने की खबर आई। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। रह रहकर मुझे उनकी वो आंखें याद आ रही थी। रात के शायद 2 बजे होंगे। अचानक मेरे कानों में किसी की फुसफुसाने की आवाज आने लगी। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, डरो मत। मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। मेरे पास आओ। मेरा पूरा बिस्तर पसीने से भीग चुका था। मैंने अपने बेडरूम के दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा अपने आप खुल रहा था और उसमें से एक भयानक सी परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। वहां पे और कोई भी नहीं था, सिर्फ वो परछाई थी जो मुझे अपने पास बुला रही थी। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, डरो मत। मैं तुम्हारी राह देख रही थी। मेरे पास आओ।